मैं अपने पेरेंट्स और अपने बड़े भाइयों के साथ नए घर में शिफ्ट हुआ जब मैं 8 साल का था। वो असामान्य रूप से एक बड़ा घर था और बहुत पुराना भी। दीवारें टूटी हुई थी और सब कुछ गंदगी से ढका हुआ था। पर 8 साल के मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो बस नए घर को एक्सप्लोर करना चाहता था और अपने भाइयों के साथ देखना चाहता था वहां क्या क्या है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमें वो जगह साफ करनी थी। पहला दिन तो सामान शिफ्ट करने में और बेडरूम्स साफ करने में चला गया। मेरे भाई और मैं बहुत एक्साइटेड थे जब हमें पता चला कि हमें फाइनली अपने कमरे मिलने वाले। हमने पूरा दिन अपने कमरे सजाने में लगा दिया। एडम, मेरे 12 साल के सबसे बड़े भाई को बेडरूम मिला जो मम्मी पापा के रूम जितना बड़ा था। एरिक, मेरा 10 साल का भाई, मेरे परिवार का बीच का बच्चा, उसको भी अच्छा कमरा मिला जिसमें खिड़की से पूरा आस पड़ोस दिखता था। मैं सबसे छोटा था तो मुझे सबसे छोटा और घटिया कमरा टॉप फ्लोर पर मिला, एकदम एटिक के नीचे। मैंने ज्यादा माइंड नहीं किया। मैं खुश था कि एटलीस्ट अब मुझे अपने भाइयों के खराटों की आवाज तो नहीं सुननी पड़ेगी। मैं पहली रात वहां सोने गया, अगले दिन की अच्छी उम्मीद करते हुए। हमारे पास एक हफ्ता था हमारे पेरेंट्स को नए स्कूल में एडमिशन कराने और जाने के लिए, और मैं इस टाइम को सबसे अच्छा बनाना चाहता था। पहली बार मैं जल्दी सोने जाना चाहता था ताकि अगले दिन के लिए मुझ में एनर्जी हो। पर उस रात मुझे आराम से नींद नहीं आई। जब मैं अपने नए बेड पे लेट के सोने की अच्छी कोशिश कर रहा था, मुझे किसी पुरानी लकड़ी के चरमराने की आवाज आई। मेरी नींद बहुत कच्ची है तो मैं वहीं अपनी आंखें खोल के लेटा रहा और उसके बंद होने का इंतजार करने लगा। पहले मुझे लगा ये घर में ऐसी ही कोई आवाज होगी जैसे कोई पुराना लकड़ी का टुकड़ा कहीं झूल रहा होगा। पर मैं जितना ज्यादा सुन पा रहा था उतना मुझे पता चल रहा था वो आवाज कहां से आ रही थी। वो मेरे ऊपर की सीलिंग से ही आ रही थी। अंधेरे में अपनी आंखें एडजस्ट करने के बाद मुझे धब्बेदार सीलिंग कुछ दिखनी शुरू हुई और नोटिस किया कि जितनी बार भी वो आवाज आती उसके साथ सीलिंग पे से कुछ मिट्टी भी गिरती। सीलिंग में चूहे होंगे, मैंने सोचा, या शायद रकून्स। मैं हमेशा से एक पास से देखना चाहता था। मैं एटिक को अपने नेक्स्ट दिन की टू डू लिस्ट में डाल आया। अगली सुबह मम्मी पापा के ऑफिस जाने से पहले मैंने उनके साथ ब्रेकफास्ट किया। जब वो चले गए, एडम और एरिक ने मुझे खाना खत्म करने से पहले ही बैकयार्ड में टैग खेलने के लिए बुलाया। मैंने अंडे और बेकन को ब्रेड में लगाया और 3-4 बाइट्स खाई और बाकी का प्लेट में ही छोड़ दिया और अपने भाइयों के साथ खेलने चला गया। हमारी टैग गेम बिल्कुल वैसे ही गई जैसे उससे जाना चाहिए था, जहां 8 साल का बच्चा अपने से 2 और 4 साल बड़े बच्चों से भाग रहा है। मैं तुरंत ही टैग हो गया और उसके बाद लगभग 1 घंटा इतने बड़े बैकयार्ड में अपने भाइयों को टैग करने की कोशिश में लग गया। पहले तो वो मुझ पर हंसे और मेरा मजाक उड़ाया, पर फिर मेरे लिए बुरा फील करने लगे और गेम बंद कर दी। जब गेम खत्म हुई तब मैं घास पे लेटा हाँफ रहा था और मेरे भाई मेरे साथ बैठे मेरी सांस में सांस आने का इंतजार कर रहे थे। जब मैं ठीक हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा अगर मुझे और खेलना है, तो मैंने उन्हें कहा कि अच्छा होगा कि हम कुछ और खेलें, ऐसा कुछ जिसमें हम तीनों को खेलने में मजा आए। आखिर में हमने छुपन छुपाई खेलने का डिसाइड किया। उससे हमें घर को भी अच्छे से समझने का मौका मिल जाता। तो एक तीर से 2 शिकार। एडम ने ढूंढने के लिए अपने आप को आगे किया क्योंकि उसकी हाइट से वो अच्छे से ढूंढ पाता, और एरिक और मुझे छुपने में आसानी होती क्योंकि हम छोटे थे। एडम पीछे मुड़ा और जोर की 1 से 100 तक गिनने लगा और एरिक और मैं घर के अंदर छुपने की जगह ढूंढने लगे। हम दोनों ने जल्दी में डाइनिंग रूम क्रॉस करा, पर जैसे ही मैं वहां पहुंचा मैंने कुछ अजीब सा नोटिस किया। डाइनिंग टेबल पर पड़ी मेरी प्लेट खाली थी, पर मुझे अच्छे से याद है कि मैंने थोड़ा टोस्ट छोड़ा था अपने भाइयों के साथ बाहर खेलने जाने से पहले। मैंने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार मेरी गेम जो चल रही थी और इतनी गंदी तरह हारने के बाद मैं छुपन छुपाई तो जीतना ही चाहता था। मैं टॉप फ्लोर पे जाके छुपने की एक अच्छी जगह ढूंढने लगा। तब तक एडम के बाहर गिनने की आवाज आ रही थी। मैं अलमारी में छुपने ही वाला था कि मैंने देखा एटिक की एंट्री थोड़ी सी खिसकी हुई है। एटिक की एंट्रेंस एक ट्रैक दरवाजे से थी जिसकी सीढ़ियां सीलिंग से खींच के आती थी और वो एक रस्सी से लगी हुई थी जो इतनी लंबी थी कि मैं भी खींच सकता था। पहले मैंने सोचा एटिक सबसे अच्छी जगह होगी छुपने के लिए। वहां पहले कोई भी नहीं गया है, मम्मी पापा भी नहीं, तो एडम और एरिक उससे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मैंने रस्सी खींची और एक पुरानी सीढ़ियां सीलिंग से धीरे से नीचे आई। उन सीढ़ियों की उम्र के हिसाब से मैं बहुत प्यार से उन पर चढ़ा और ज्यादा भार न रखने की कोशिश की ताकि गलती से टूट ना जाए। जैसा मैंने सोचा था वो उससे बहुत ज्यादा मजबूत थी और उन पर कोई मिट्टी भी नहीं लगी थी। मैंने अपना सर एटिक में डाला ये देखने के लिए कि वहां कोई अच्छी छुपने की जगह है, लेकिन मैंने जो देखा वो मैंने कभी नहीं सोचा था।
पूरी जमीन पे जंक फूड के खाली बैग्स और रैपर्स पड़े थे। वहां पे टोस्टेड ब्रेड के क्रम्स भी पड़े थे जो एटिक के अंदर जा रहे थे। मुझे टोस्ट खाने की आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई उस एटिक में खा रहा हो। मुझे लगा शायद वो कोई रकून होगा जो मुझे एक रात पहले सुनाई दिया था। मैंने टोस्टेड ब्रेड क्रम्स की लाइन को अपनी आंखों से फॉलो किया और आंखों को अंधेरे में एडजस्ट होने का वेट किया। डर के मारे मेरा खून जम गया जब मैंने अंधेरे में उस चीज को देखा जो एटिक में छुपी थी। रकून की जगह मुझे एक आदमी दिखाई दिया, एक आदमी जिसने मैले कुचैले कपड़े पहने थे और वो न्यूज़पेपर की गद्दी के ऊपर बैठा था जिसे उसने अपना बेड बना रखा था, और वो अपने हाथों से मेरे बचे हुए टोस्ट को खा रहा था। हैरानी के कारण मेरा मुंह से हांफने की आवाज आई और जैसे ही मैं हांफा उस आदमी ने मेरी तरफ अपना सर घुमा लिया और अब मैं पहली बार उसका चेहरा देख पा रहा था। उसकी गंदी और मैली दाढ़ी में ब्रेड क्रम्स और जुएं लगी हुई थी और उसकी हालत देख के लग रहा था जैसे उसने सालों से कुछ नहीं खाया हो। सबसे ज्यादा खतरनाक उसकी आंखें थी, खाली खून भरी आंखें सीधा मुझे घूर रही थी। उनमें ऐसी भूख थी कि मैं बता नहीं सकता। मुझे पता है उस समय मैं उससे कोई इंसान नहीं लग रहा था, बस किसी तरह का भोजन लग रहा था जिससे उसकी भूख उन ब्रेड क्रम्स से बेहतर मिट पाएगी। उसके जबड़े से लार टपक रही थी और वो अपनी बाहें फैला के सीधा मुझ पे झपटा। मैं ठीक टाइम पे नीचे झुका और सीढ़ियों पे बैठ गया। वो आदमी मेरे ऊपर से उड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मैं उसी समय मौका पाकर वहां से जितनी जल्दी हो सके भागा। मैंने देखा एडम अभी भी मुझे और एरिक को लिविंग रूम में ढूंढ रहा था। मैंने तुरंत उसे सारी बात बताई। वो मुझे बाहर ले गया और अपने फोन से पुलिस को कॉल किया। हम सुरक्षित बाहर खड़े रहे जब तक पुलिस ने आके घर की छानबीन शुरू नहीं कर दी। एरिक लकी नहीं था। जब पुलिस ने उस घुसपैठिए को ढूंढने के लिए घर में खोजा, उन्होंने देखा वो आदमी मास्टर बेडरूम में एरिक के शरीर से आंतड़ियां निकाल चुका था, उसी चाकू से जो उसने किचन से चुराया। वो मेरे भाई के पेट में एक बड़ा कट मार के उसके अंग एक एक करके निकाल रहा था और उन्हें किसी भूखे जानवर की तरह खा रहा था। पुलिस के हिसाब से जो आखिरी चीज उस आदमी ने कही जब उसे गोली मार दी गई वो ये थी, मुझे इस घर में छुपने की सारी जगहें पता है। ये मेरे साथ हैलोवीन को हुआ जब मैं और मेरे फ्रेंड्स एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे। हमारे पास कॉस्ट्यूम्स के लिए ज्यादा पैसे नहीं होते थे, पर फिर भी मजे करना चाहते थे, तो हम पांचों ने हैलोवीन पे भूत बन के जाने का डिसाइड किया। वो वाले भूत जो सिर्फ एक सफेद बेडशीट सर के ऊपर पहन लेते हैं और आंखों के कटआउट बनाकर उससे काले ट्रांसपेरेंट कपड़े से ढक लेते हैं। जिन लोगों को हमने ट्रिक और ट्रीट किया उन्होंने माइंड नहीं किया। कुछ लोगों ने तो हमारी प्रशंसा भी की कि हम सब एक जैसे बन के जाने को तैयार हो गए। रात खत्म होने तक हम सब के हाथों में एक एक बाल्टी कैंडी की भर गई थी और हम लोग उन्हें बैठ के खाने की जगह ढूंढ रहे थे। हैलोवीन की भावना को ध्यान में रखते हुए हमने लोकल कब्रिस्तान में थोड़ी देर हैंग आउट करने का प्लान किया। हम लोग कब्रिस्तान में एक विशाल परी के स्टैचू के पास इकट्ठा हो गए जो आसपास की कब्रों और उनके पत्थरों को घेर रही थी। वहां पे पड़ी तख्ती के हिसाब से वो उस कब्रिस्तान की गार्डियन एंजल थी जो वहां की आत्माओं को स्वर्ग का रास्ता दिखाती थी। 1 घंटे तक बहुत सारी छोटी चॉकलेट्स और कभी कभी दिखने वाली गमी वॉर्म्स खाने के बाद हमें शुगर रश बहुत ज्यादा हो गया था, तो हमने अपनी एनर्जी खत्म करने के लिए एक गेम खेलने का डिसाइड किया। हमने वोट किया कि हमें टैग खेलना चाहिए या छुपन छुपाई। डिसाइडिंग वोट मेरा था, तो मैं कोई भी भागने वाला गेम नहीं खेलना चाहता था क्योंकि मुझे डर था हम गलती से कुछ तोड़ ना दें, तो मैंने छुपन छुपाई के लिए वोट किया। ये डिसाइड करने के लिए कि कौन ढूंढेगा, हमने कैंडी की स्टिक्स निकाली। मैंने एक स्टिक से बहुत बड़ी बाइट ली और फिर हम सब ने एक एक ले ली। जब सबने एक एक कैंडी स्टिक मेरे हाथ से ले ली, मेरे हाथ में छोटी वाली रह गई और मेरी बारी ढूंढने की आ गई। मैंने परी के स्टैचू की तरफ अपनी आंखें बंद कर ली और 100 तक गिना, जब तक मेरे दोस्त हंसते हुए मेरे पीछे कब्रिस्तान में इधर उधर भागने लगे। उन्होंने अभी भी अपने बेडशीट वाले कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे ताकि अगर वो पकड़े भी जाएं तो कोई बता ना सके कि वो आखिर है कौन। जब मैंने गिनना पूरा किया, मैं कब्रिस्तान में उन्हें ढूंढने निकला। मुझे पहला वाला बहुत आसानी से मिल गया। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुपा कैंडी खा रहा था जो एंजल वाले स्टैचू से ज्यादा दूर नहीं था जहां से हमने गेम शुरू की थी। मैंने उससे पूछा अगर वो बाकियों को ढूंढने में मेरी मदद करेगा या नहीं, पर उसने कहा वो एंजल स्टैचू के पास मेरी वेट करेगा और थोड़ा सोएगा। दूसरा वाला तो मुझे बस एक एक्सीडेंट से मिल गया।
वो किसी तरह के पुराने मरे हुए पेड़ की टहनियों पे अपना भूत वाला कॉस्ट्यूम पहन के छुपने के लिए चढ़ गया। शायद वो मुझसे बिल्कुल छूट जाता अगर उस पेड़ की पुरानी टहनियों पे पत्तियां लगी होती। जब मैंने उसे पेड़ के नीचे से बुलाया, वो टहनियों से नीचे कूद गया। उसकी सस्ती सफेद कॉस्ट्यूम वाली चद्दर हवा में उड़ी जब वो नीचे कूदा। मैं बहुत डर गया क्योंकि मुझे लगा शायद वो मेरे ऊपर गिर के अपने आप को चोट ना पहुंचा दे। पर वो अपने दोनों पैरों पे कूदा और एक्साइटेड होकर मुझे बोला कि वो मेरे बाकियों को ढूंढने में मदद करेगा। हम कब्रिस्तान में परी के स्टैचू से बहुत दूर तक बाकियों को ढूंढने गए और हर कब्र के पत्थर के पीछे अपने छुपे हुए दोस्तों को ढूंढा। तभी मेरे दोस्त ने इशारा किया कि एक पुरानी मकबरे के दरवाजा कुछ खुला हुआ था। हम दोनों कब्र की तरफ भागे, या एटलीस्ट जितना हो सका उतना तेज तो चले क्योंकि हमारे कॉस्ट्यूम्स भी चलने में दिक्कत दे रहे थे। वो वाला वहां का छोटा मकबरा था, हमारे स्कूल के क्लासरूम से भी छोटा, पर वो कब्रिस्तान की सबसे पुरानी जगह में स्थित था। तो कम से कम 100 साल पुराना तो होगा। उसकी उम्र उसकी दरारों में से उगती आईवी को देख के पता चल रही थी, जो इतनी पीढ़ियों ने नजरअंदाज की हुई थी। और ताज्जुब की बात यह है कि एक स्कूल के बच्चे ने उसका जंग लगा ताला खोल दिया। जब मैंने दरवाजे को धक्का दिया, वो आराम से पूरा खुल गया। वहां सदियों से लगी कई और पुरानी जमी मैल की बासी गंदी बदबू से हमारी नाक सड़ गई। मैं अपने कॉस्ट्यूम की वजह से थक गया था। अगर वहां कोई सच में छुपा था तो शायद उनमें सूंघने की क्षमता नहीं है, या वो गेम जीतने की पागलपन में रह रहे हैं। हमने मकबरे के अंधेरे में अपनी आंखें एडजस्ट की। मेरे दोस्त को उस कम लाइट में पहले दिखना शुरू हुआ और उसने तुरंत 2 बेडशीट वाले भूतों की तरफ इशारा किया जो उस छोटे पत्थर के कमरे में पीछे छुपे हुए थे। मैंने उन्हें बाहर आने को बोला क्योंकि हम उन्हें ढूंढ चुके थे। एक बेडशीट वाला भूत मुंह बंद करके थोड़ा हंसा और मकबरे के बाहर भाग गया। दूसरा वाला धीरे से हमारी तरफ आया। हम तीनों चांद की रोशनी में अच्छे से दिख रहे थे। हमने देखा कि उसके कपड़े कितने गंदे हो चुके थे। जो पहले चमकती सफेद चादर थी वो अब गंद और मिट्टी से मैली सी दिखने लगी थी। मुंह वाली तरफ काले धब्बे बन चुके थे और बताना मुश्किल हो रहा था कि आंखों के गोले किधर हैं। वो जो भी था, पर वो पक्का एंजॉय नहीं कर रहा था। हमने बस अंदाजा लगाया कि वो गंदगी मकबरे से आई होगी। और फिर हम चारों परी वाले स्टैचू के पास चले गए। गंदे कॉस्ट्यूम वाला बच्चा हमारे पीछे आने लगा, जिसकी वजह से वो गंदी स्मेल जो हमने मकबरे में पकड़ी थी वो उसके कॉस्ट्यूम में ही बस गई थी। वो हम सबसे अच्छी दूरी पे था। उसने परी के स्टैचू के पास जाते हुए एक शब्द भी नहीं बोला। हम सब लोग आपस में हंस बोल रहे थे, पर हमने उस बारे में उस समय कुछ नहीं सोचा। मैं भी शायद बात करने के मूड में नहीं होता अगर मेरे कपड़े भी वैसे गंदे हुए होते। मैं बस खुश था कि जो बच्चा मकबरे में उसके साथ छुपा था वो उसकी तरह गंदा और बदबूदार नहीं हुआ। जब हम सब लोग कब्रिस्तान के बीच में परी के स्टैचू के पास पहुंचे, हम चारों वहीं के वहीं जम गए। गार्डियन एंजल के स्टैचू के नीचे वो बैठा था जिससे मैंने पहले ढूंढा, और एक और हमारा दोस्त। उन दोनों ने अपना कॉस्ट्यूम उतार के साइड में रख दिया था। मैंने बाद में पता लगाया कि जो पहला लड़का मैंने ढूंढा उससे दूसरा लड़का एक कब्र के पत्थर के पीछे छुपा मिला जब वो वापस स्टैचू की तरफ आ रहा था। अब हम टोटल 6 हो गए हैं। हम जितने लोग कब्रिस्तान आए थे उससे एक ज्यादा। हम सबकी आंखें उस बच्चे पर गड़ी जिसने गंदा कॉस्ट्यूम पहना था, जो लग रहा था सालों से अपने ऊपर गंद इकट्ठा कर रहा है। एक एक करके हमने अपने बेडशीट कॉस्ट्यूम्स उतारे और अपने दोस्तों को पहचान लिया। बस उस अजनबी ने अपना कॉस्ट्यूम नहीं उतारा। हम उससे पीछे हटने लगे। आंखें डर के मारे बड़ी हो गई और फिर हमने परी के स्टैचू के नीचे का पत्थर अपने पीठ के पीछे लगने लगा। उस गंदी व्हाइट चद्दर के ऊपर से भाग उठा जैसे कि उसके अंदर का इंसान हमारे पीछे उस गार्डियन एंजल के स्टैचू को देख रहा हो। इससे पहले हम भागने का सोचते, वो गंदी चादर नीचे गिर गई, जैसे कि जिसने भी उसे पकड़ा था वो अब गायब हो गया। हम सब ने इकट्ठा होकर बहादुरी के साथ उस गंदी मैली घास पड़ी गिरी चादर को देखने का डिसाइड किया। मैंने एक लंबा डंडा लिया और उसे उस चादर को उल्टा किया। जो हमने देखा, हमारा खून वहीं जम गया। उस चादर के नीचे कुछ नहीं था, पर कपड़े के अंदर की साइड में एक चीखते हुए इंसान की शक्ल बनी हुई थी, प्रिंटेड और सूखी हुई, और सालों पुराना खून।
मैं अपने मम्मी पापा और ट्विन बहन के साथ एक वीरान सी जगह के एक छोटे से शहर में बड़ा हुआ। शहर में सब एक दूसरे को जानते थे और सबका ध्यान रखते थे, तो वो बहुत सुरक्षित जगह थी। एटलीस्ट मैं तो ऐसे सोचता था, नए पड़ोसियों के आने से पहले। एक दिन शहर में एक नई फैमिली आई। वो हमारे घर के साथ वाले घर में शिफ्ट हुए। मैं अपने घर की खिड़की से देख रहा था कैसे वो अपना सारा सामान खुद ही शिफ्ट कर रहे थे। वहां एक मम्मी थी और एक पापा, दोनों करीब 34-35 साल के, और उनकी एक बेटी जो शायद मेरी और मेरी बहन की उम्र की थी। तब भी मैंने सोचा था कि यह बहुत अजीब बात है कि उन्होंने अपना सामान शिफ्ट करने के लिए कोई मूविंग कंपनी क्यों नहीं हायर की। जिस घर में वो शिफ्ट हो रहे थे वो बहुत महंगा था और उनकी गाड़ी बहुत सुंदर थी, तो ऑब्वियसली वो अमीर थे। आखिर में मैंने यही सोचा कि यह शहर कितना अजीब है। मैं किसी से मिलना चाहता था और जानना चाहता था कि हमारे छोटे शहर के बाहर की जिंदगी कैसी है। जितना मैं अपने शहर से प्यार करता था, सच कहूं तो मैं मानता हूं कि वो शहर रहने के लिए थोड़ा बोरिंग था। मैं और मेरी ट्विन सिस्टर बहुत एक्साइटेड हो गए जब पापा ने बताया कि आज रात हमारे नए पड़ोसी डिनर के लिए आएंगे। ठीक उसी दिन जब वो वहां शिफ्ट हुए, हम दोनों बहुत अच्छे बच्चों की तरह रहे जब हमने उन समझदार शहर के लोगों को नमस्ते की जो अपना नया घर हमारे घर के साथ बनाना चाहते थे। मैंने कभी नहीं पूछा कि वो हमारे जैसे इस छोटे शहर में क्यों रहना चाहते थे। वो पेरेंट्स बहुत ही विनम्र स्वभाव के लोग थे जिन्होंने अपने बड़े शहर की बातें बता के मेरे पेरेंट्स का दिल जीत लिया। दूसरी तरफ मैंने और मेरी बहन ने उनकी बेटी के साथ घुल मिलने की बहुत कोशिश की। वो हमारी ही उम्र की थी। उसके पेरेंट्स के बोलने पर उसने अपने आप को ओलिविया के नाम से इंट्रोड्यूस किया और बाकी के टाइम ज्यादातर चुप ही रही। ओलिविया बदतमीज नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत ही वेल बिहेव्ड बच्ची थी। उस टाइम मैं जितने बच्चों को जानता था उस हिसाब से। पर वो सिर्फ तभी बोलती जब उससे बात की जाती और सिर्फ छोटा सा जवाब देती। उसकी आवाज भी बहुत धीमी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसके आसपास कुछ अजीब सी उदासी लगती है, जैसे कि वो कभी भी रोने लग सकती है। मेरी मम्मी ने जो डिनर बनाया था उसने वहां पर भी एक बार भी स्माइल नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा उसने बस थैंक यू बोला जब किसी ने उसकी प्लेट में खाना डाला। मैंने देखा वो अपने ही पेरेंट्स को बार बार नर्वस होकर देख रही थी, जैसे कि वो उनसे डरती हो। यह अजीब बात है, पर मैंने सोचा कि शायद उसके पेरेंट्स घर पर उसके साथ स्ट्रिक्ट होते होंगे। सच कहूं तो मुझे उससे मिलकर कुछ अजीब ही लगा, पर उससे मिलकर मुझे उसके लिए बुरा भी लगा। मुझे नहीं पता कि वो क्या था जिसकी वजह से वो इतनी दुखी थी। मुझे पता था मैं उसकी हेल्प करके उसे उससे निकालना चाहता था। शुक्र है मेरी बहन को भी वैसा ही लगा। अगले दिन मैं अपनी ट्विन सिस्टर के साथ पड़ोसी के घर गया और घर की घंटी बजाई। हमने उसके पेरेंट्स के दरवाजे खोलने का वेट किया ताकि हम उनसे पूछ पाते कि क्या हम ओलिविया के साथ खेल सकते हैं, और उसके पेरेंट्स की जगह ओलिविया ने खुद दरवाजा खोला। वो हमें देख के हैरान हो गई, पर उसने प्यार से हमसे पूछा कि हम वहां क्या कर रहे हैं। मैंने और मेरी बहन ने एक्साइटेड होकर उससे कहा कि हम उससे अपने घर में खेलने के लिए बुलाने आए हैं। हमने पूछा कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं ताकि हम उनसे पूछ पाते। उसने हमें बताया कि वो घर पे अकेली है और उसके मम्मी पापा बाहर काम से गए हैं। मेरे और मेरी 12 साल की बहन के लिए मम्मी पापा को इतना ट्रस्ट करना कि वो तुम्हें अकेले घर छोड़ जाएं, बहुत बड़ी बात थी। हमारा प्लान चेंज हो गया और हमने तुरंत ओलिविया से पूछा कि अगर हम उसके घर आके खेल सकते हैं तो। मैं और मेरी बहन देखना चाहते थे कि एक मॉडर्न ट्रेंडी घर कैसे सजाते हैं। ओलिविया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसा लग रहा था वो चाहती तो थी, पर हाँ बोलने में झिझक रही थी, शायद अपने मम्मी पापा के डर से। मैंने अपना सर हिलाते हुए बोला कि मुझे यकीन है कि तुम्हारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम तुम्हारे साथ खेलने आए और घर में कोई गंद ना मचाएं। मेरी बहन ने भी बोला कि हमारे जैसे छोटे शहर में ऐसे दोस्तों का आना साधारण बात है और हम तो एक ना एक बार इस गली के सब घरों में जा चुके हैं। जब रोम में हो तो वैसा करो जैसे रोमन्स करते हैं, है ना। हम दोनों के कन्विंस करने के बाद ओलिविया ने फाइनली हमें अंदर आने दिया। हम एक्साइटेड हो गए, पर आराम से उसके घर के अंदर घुस गए। उसके घर में पुराना बहुत सामान पड़ा था, उन लोगों का जो पहले यहाँ रहते थे। पर वहां बहुत सी आधुनिक दिखने वाली कला के फ्रेम्स और उसके पेरेंट्स की हॉलिडे पिक्चर्स भी वॉल को सजाती हुई लगी थी। बहुत कम पिक्चर्स में ओलिविया थी। हम ओलिविया के साथ लिविंग रूम में बैठे और उससे बातें करने लगे कि शहर की लाइफ कैसी थी, और वही सब जो बच्चे बातें करते हैं, जैसे फेवरेट मूवीज या वीडियो गेम्स। हम तीनों में बहुत सी चीजें कॉमन थी। धीरे धीरे ओलिविया भी हमारे साथ खुलने लगी। मेरी ट्विन सिस्टर ने बीच में एक जोक मारा। मुझे याद नहीं वो एग्जैक्टली क्या था, पर शायद ऐसे ही कुछ फालतू सा था, पर वो इतना फनी था कि ओलिविया थोड़ी हंसने लगी। वो पहली बार हंसी और मुस्कुराई जब से हम उससे मिले थे।
और हम भी हंसने लगे, बिना सोचे कि ये जोक कितना बकवास था। हम थोड़ी देर उसके कमरे में गेम खेलने लगे। इससे पहले मैं उससे उसके घर के बारे में पूछ पाता, जो मैं बहुत टाइम से चाह रहा था। मैंने उससे पूछा कि दीवारों पे उसकी फोटोज क्यों नहीं हैं, जबकि उसके पेरेंट्स की बहुत सारी हैं। ओलिविया के चेहरे की मुस्कान एकदम मुरझा गई जब मैंने ये पूछा। मैंने उसे दुख पहुंचाने के लिए तुरंत माफी मांगी, पर उसने कहा कि वो ठीक है। वो अपने डेस्क के ड्रॉर के पास गई और अपनी एक फोटो निकाली हमें दिखाने के लिए, पर उसमें सिर्फ वो नहीं थी। ओलिविया के साथ एक और लड़की खड़ी थी जो एकदम उसके जैसी दिख रही थी। वो दोनों हाथ पकड़ के कैमरे की तरफ मुस्कुरा रही थी। मेरी ट्विन सिस्टर और मैंने तुरंत गेस कर लिया कि क्या हुआ होगा और हमारे ऊपर एक सहानुभूति की लहर महसूस हुई। ओलिविया ने बताया जो हमें पहले से ही पता था। वो मेरी ट्विन है या थी। उसकी ट्विन एक दिन कहीं घूम गई या शायद मार दी गई, और वो इस शहर में इसलिए शिफ्ट हुए क्योंकि उन्होंने लगा यहाँ बड़े शहर से ज्यादा सुरक्षित होंगे। उसके पेरेंट्स ने जो खोया उसके बारे में वो बार बार याद नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने उसकी पिक्चर कहीं नहीं लगाई। कमरे में मूड ठीक करने के लिए मेरी ट्विन सिस्टर ने सजेस्ट किया कि हमें कुछ और खेलना चाहिए। हमने छुपन छुपाई खेलने का डिसाइड किया, जिसमें ओलिविया ढूंढेगी और मैं और मेरी बहन छुपेंगे। जब ओलिविया अपने कमरे में गिनना शुरू हुई, मैं और मेरी बहन उस अनजान घर में इधर उधर होके छुपने की जगह ढूंढने लगे। 1 मिनट भागने के बाद मेरा पैर बेसमेंट में जाने वाले रास्ते के दरवाजे पर लगा। मैंने सोचा कि यह जगह छुपने के लिए अच्छी रहेगी। मैंने उससे ऊपर किया और सीढ़ियों से नीचे चला गया। आधी सीढ़ियां उतरने के बाद मुझे रास्ता मिलने लगा। मैंने अपनी बाहें ऊपर की और अपने आप को सीढ़ियों से गंदगी में गिरने से बचाने लगा। मैंने अपने आप को उठाया और इधर उधर देखने लगा कि कहीं गलती से मैंने कुछ तोड़ तो नहीं दिया। बेसमेंट पूरा खाली था, उसमें अभी फ्लोरिंग नहीं हुई थी। फिर भी उस गंदे बेसमेंट के कोने में मेरी नजर पड़ी। मैं उसके पास देखने गया और देखा कि वहां एक फावड़ा दफन था। उसके साथ एक गंद का ढेर पड़ा हुआ था और एक बड़ा अंडे का आकार का छेद। उत्सुक होकर मैंने उस छेद में झांका, ये देखने के लिए कि उसमें क्या है। मेरा पेट अजीब सा होने लगा जो मैंने देखा और स्मेल किया। उस छोटी सी कब्र में किसी लड़की की गंदी हालत में लाश पड़ी थी, मेरे ही जितनी होगी। उसकी आंखें कीड़े खा चुके थे और अभी भी उसके खोखली आंखों में घूम रहे थे, और मैगट्स उसके गाल के सड़े हुए चमड़ी का भोजन कर रहे थे। और फिर भी मैं देख पा रहा था, और फिर मैंने देखा उसका चेहरा हूबहू ओलिविया के जैसा था। मैं बेसमेंट के बाहर गया और अपनी बहन और ओलिविया को उस घर के बाहर ले जाने लगा। मैं डर के मारे उन्हें सब कुछ समझा नहीं पाया, पर मेरी बहन बता सकती थी कि कुछ तो गंभीर बात है, और ओलिविया को उस घर से निकालने में मेरी मदद की। मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि मैंने अपने पड़ोसी के बेसमेंट में क्या देखा, और 1 घंटे से भी कम समय में पुलिस उस घर की छानबीन करने पहुंच गई। जब वो बेसमेंट में पहुंची, उन्होंने वहीं पर ओलिविया के ट्विन सिस्टर की लाश मिली। उन्होंने उसके पेरेंट्स को मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया। बेसमेंट में पड़े फावड़े पर मिले उंगलियों के निशान उसके पेरेंट्स से मैच कर रहे थे, और उन्होंने अपनी ही बेटी को मारना कबूल किया क्योंकि उनके हिसाब से वो बदमाश थी। ओलिविया को फॉस्टर केयर में डाला गया और उसके पेरेंट्स के अरेस्ट के बाद तुरंत शहर के बाहर ले जाया गया। मैंने उसे तब से नहीं देखा। वो जहां भी है, आई होप ठीक है, और उसे कभी भी अपने पेरेंट्स से ना मिलना पड़े।